वेलकम टू फिज़िक्स अबोर्ड। इस लेक्चर से शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को। लेट्स स्टार्ट नाउ। इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में कुछ ऐसा रच बस गया है कि इसके बिना हम अपने स्मूथ लाइफ की इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ से आया, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। इलेक्ट्रिक वर्ड एक्चुअली ग्रीक एक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लिया गया है और इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल मीनिंग अंबर होती है। क्या होती है? अंबर। और अंबर क्या है? अंबर एक नेचुरल रेजिन है। ये रेजिन क्या होता है? समथिंग स्टिकी मटेरियल। ओके, तो ये हो गया नेचुरल रेजिन। जस्ट इस अंबर को जब आप रब करेंगे फर के साथ तो इसके अंदर यानी इस अंबर के अंदर एक नेचुरल क्वालिटी आ जाती है जिसके कारण ये बहुत सारे मैटर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर को ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अट्रैक्ट का मतलब है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देता है। ये क्वालिटी कब आई? जब अंबर को फर से रब किया गया फ्रिक्शन के थ्रू। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेट अट्रैक्टेड। तो यहाँ से एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन और जिसकी मीनिंग क्या होती है? अंबर होती है। इसके बारे में आखिर पता किसने किया? सबसे पहले 600 BC में ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स। थेल्स ने सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बताया कि जब किसी अंबर को रब किया जाएगा फर से तो वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो जब किसी ऐसे मैटर को रब किया जाए किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ, तो जब उसके अंदर ये क्वालिटी आ जाए कि वो किसी न किसी चीज़ को या स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, तो हम उसे कहते हैं कि ये मटेरियल यहाँ पर अंबर है, ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गया। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गया या इलेक्ट्रीफाइड हो गया, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो चार्ज्ड हो जाने का मतलब है कि अंबर के ऊपर क्या हो गया? अंबर के ऊपर चार्ज आ गया किसी भी तरह का। ठीक है, किसी भी तरह कहने का मतलब कि या तो उसने गेन कर लिया चार्ज को या वो अपने बॉडी से लूज कर गया चार्ज को। तो ये एक एग्जाम्पल है। उसी तरह आप जानते हैं ग्लास रॉड को या ग्लास को जब आप रब करते हैं किस चीज़ से? व्हेन इट इज़ रब्ड विथ सिल्क। सिल्क से आपने जब इसे रब कर दिया तो ये भी चार्ज्ड हो जाता है। उसी तरह एबोनाइट है। एबोनाइट को जब आप रब करते हैं किसके साथ? ऊल के साथ, तो उसके ऊपर भी एक चार्ज आ जाता है। ठीक है, चार्ज आ जाता है मतलब कहने का मतलब कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाता है। क्लियर है? बेसिक थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी। जब आप कंघी यानी कॉम्ब को ड्राई हेयर में रब करते हैं तो इसके अंदर एक क्वालिटी आ जाती है। कॉम्ब जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, क्या क्वालिटी आ जाती है? वो पीसेज ऑफ पेपर को क्या करता है? पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। यानी कॉम्ब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, या आप कह सकते हैं उसके ऊपर चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये क्या करता है? पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही चार्ज की बात आने लगी तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है चार्ज। और चार्ज क्या है? दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव
और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसलिए क्योंकि एक एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, यानी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल ये न्यूट्रल है। इसका मतलब है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो टाइप के चार्ज होंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तब जाके एक एटम ओवरऑल न्यूट्रल हो सकता है। तो ग्लास को जब सिल्क से रब कर देते हैं तो ग्लास के ऊपर कौन सा चार्ज असाइन कर देते हैं? पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह एबोनाइट को जब, ये एबोनाइट है, एबोनाइट को जब आप ऊल से रब कर देते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है। तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ गया। कब? जब ग्लास को सिल्क से रब किया गया और एबोनाइट को ऊल से रब कर दिया गया। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो तरह के चार्जेस हमारे पास आ गए। अब चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। कूलम्ब को शॉर्ट में ओनली सी लेटर से डिनोट करते हैं। तो जब पार्टिकल्स की डिस्कवरी होने लगी एटम्स के अंदर, तो ये सबसे पहले पता चल गया था किसकी डिस्कवरी हो गई थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी। और उसके बहुत सालों बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज है और इसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के इक्वल है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसका मैग्नीट्यूड -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो आप देख लीजिए चार्ज की ये क्वांटिटी प्रोटॉन के ऊपर और सेम वही मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन चार्जेस, ठीक है। एक पर पॉजिटिव साइन और दूसरे पर नेगेटिव साइन। अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें पता चल रहा है ये कि सबसे पहले चार्ज का होना ज़रूरी है, तभी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर पाएंगे। चार्जेस में एक ख़ास खूबी ये होती है कि वो अट्रैक्ट करता है, जैसा कि इन सारे केसेस में जो पहले मैंने डिस्कस किया। तो अट्रैक्शन अगर हो रही है तो चार्जेस में एक और खूबी है कि वो रिपेल भी करती है। कब रिपेल करती है? जब सिमिलर चार्जेस होंगे, सिमिलर चार्जेस, तो ये क्या होगा? वो रिपेल कर देगा। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। उसी तरह जब डिसिमिलर होगा तो वहाँ पर क्या होगा? डिसिमिलर चार्जेस जब होंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चार्जेस में अगर एक जैसा चार्ज है तो वो एक दूसरे में रिपल्शन ला देता है, वो एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहता है। उसी तरह जब चार्जेस अलग अलग टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है। एक कहलाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब चार्ज क्या हो? स्टैटिक हो और कंप्लीट एट रेस्ट हो। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, यानी चार्ज बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा हो, तो वैसी इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज मूविंग हो, तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। व्हेन चार्ज इज मूविंग, तो आखिर चार्ज को मूव कैसे कराया जाएगा? खुद से तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, उसे कहीं ना कहीं से आपको मूव कराना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दिए हुए कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज होता है, अनबाउंड चार्ज होता है, जो कि न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर होता है, लूजली बाउंड उसको कहते हैं,
लूजली बाउंड चार्ज होता है उसके अंदर मूवमेंट होती है, लेकिन वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता है। उसके अंदर जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वो रैंडम डायरेक्शन में होती है, यानी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रैंडमनेस तो हर वक्त है और सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन रैंडमनेस के कारण कोलाइड भी करते रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका मूवमेंट नहीं होता है। तो वैसी हालत में तो जैसे ही ये थोड़ी दूर मूव करेंगे कोलाइड कर जाएंगे, फिर मूव करेंगे कोलाइड कर जाएंगे, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज मूव कर रहा है। और जब तक वो मूव नहीं करेगा तब तक आप उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह सकते हैं। तो आखिर इस चार्ज को या इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। उसको क्या कहते हैं, या इस चार्ज को, इन चार्जेस को कैसे मूव कराते हैं उसके बारे में आइए समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे समझेंगे और ये समझेंगे कि यही वो चीज़ होगी जो चार्जेस को मूव करा सकती है। आपने देखा कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जब कोई पॉजिटिव चार्ज कहीं पर रखा हुआ हो एट रेस्ट, तो उसके अराउंड कुछ दूर सराउंडिंग में ये क्या करता है, अपना फोर्स अप्लाई करके दूसरे चार्जेस को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। यानी अगर कोई चार्ज कहीं पे रखा हुआ है तो उसका एक रीजन या सराउंडिंग होता है जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज पर अपना फोर्स अप्लाई करके या तो उसे अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। तो ऐसे रीजन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहलाता है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है। जहाँ तक ये चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अब मान लेते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा हुआ है, बहुत डिस्टेंस पर रखा हुआ है। साइन क्या है? सिमिलर साइन है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है और वो भी पॉजिटिव चार्ज है, और वहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है? ओनली 1 है। ठीक है, तो जब बहुत डिस्टेंस पर कोई चार्ज होता है तो उसे कहते हैं कि इनफाइनाइट पे रखा गया है, बहुत दूर पर। अब देखिए दोनों सिमिलर टाइप का चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, तो सिमिलर चार्जेस में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन होता है, तो अगर इस चार्ज को चाहें कि किसी पॉइंट पर ला के रख दें, कहाँ? इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसके अंदर किसी पॉइंट पर ला के रख दें, तो आपको तो वर्क करना पड़ेगा किस पर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा? रिपल्शन हो जाएगा और वो वापस चला जाएगा अपने पॉइंट पर जहां वहां रखा हुआ है, जहां तक ये अपना फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि रिपल्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा इलाका या रीजन या सराउंडिंग जहां तक इसका अपना फोर्स अप्लाई ये कर सकता है। तो अब जब इस पॉइंट, मान लेते हैं इसी पॉइंट पर इन्फिनिटी से, ये रहा हमारा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाकर रख दें, उसमें जो हमें काम करना पड़ा उसे क्या कहेंगे? उस वर्क डन को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स क्या है? द वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity। देख लीजिए बहुत दूर का जब कोई प्लेस हो दिए हुए चार्ज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो उसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी टू a point in the electric field
created by other charge is called electric potential. क्या कहलाएगा वो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू क्रिएट किया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अदर चार्ज, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के। तब वैसे वर्क डन को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने ला दिया किसी पॉइंट पर, ओके, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। लेकिन एक और चीज़ है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होना क्यों ज़रूरी है वो भी समझेंगे कि इस पोटेंशियल में डिफरेंस अगर ना हो तो चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सो आइए समझ लेते हैं पहले पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब मानकर चलिए इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ले आए, लेकिन आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन रीजन है जहां तक ये पॉजिटिव चार्ज अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है, चाहे वो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। लेकिन आपने देखा इन्फिनिटी से ला रहे हैं, बहुत फार ऑफ प्लेस से, जहां तक इसका फोर्स अप्लाई नहीं हो पा रहा था। इसका एक सर्टेन रीजन है। जब इसके अंदर ले आए किसी पॉइंट पर, तब आपने क्या कहा? उसे आपने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर इसी पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप ले जाना चाहें, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उससे यहाँ पर डिफर हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट पर सेम नहीं हो सकता है। ठीक है। क्यों नहीं होगा सेम? जब वो आप हायर क्लासेस में जाएंगे और फिजिक्स ऑप्ट करेंगे, तब आप वहाँ पर स्टडी कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो आप ये देख पाएंगे कि दो अलग अलग पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिफर कर रही है, और यही चीज़ ये आपको पढ़नी है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई ख़ास फर्क नहीं है डिफिनीशन में। क्या है यहाँ पर? द वर्क डन in bringing a और moving, दोनों आप कह सकते हैं, मूव करा रहे हैं या ब्रिंग कर रहे हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग और मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point, from one point to another point in the given इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्लियर है ये क्या होता है, ठीक है। तो ये जब होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर विद इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जब वर्क डन करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए, तो उससे क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बहुत इजी है कि चार्ज को मूव अगर कराना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ही चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। ये दो जार आपने लिया हुआ है और दोनों में सेम लेवल तक आपने कोई लिक्विड या वाटर आपने पोर करके भर दिया है, ठीक है। यहाँ तक दोनों में वाटर है, ठीक है। और ये जो कनेक्टेड पॉइंट है इसको आपने किसी की से लॉक कर दिया है। अब आप सोचिए कि आप की ओपन भी कर देंगे तो दोनों के बीच अगर डिफरेंस नहीं है, लेवल सेम है दोनों का, तो क्या वाटर का फ्लो आपको पता चलेगा कि किधर से किधर हो रहा है? या क्या वाटर फ्लो इजीली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उसी में एक जार में या एक बड़ा जार ले लेते हैं, उसमें अप टू द ब्रिंक आप भर दें,
ठीक है, दूसरा जार भी उसी लेवल का ले लेते हैं, सेम जार ले लेते हैं। अब यहाँ अप टू द ब्रिंक आपने भर दिया, पूरा फुल कर दिया। अब की जब ऑन करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर दोनों की क्षमता, पोटेंशियल, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ये वही है। हाइट के कारण यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है, तो इसकी हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा, और इसकी हाइट कम है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो क्या है कि दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। अब जैसे ही की खोलेंगे इधर से वाटर फ्लो करके इधर आता जाएगा। कब तक आएगा? जब तक के दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। ठीक उसी तरह जब चार्ज को आपको मूव कराना होगा तो आपको एक सेल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये सेल में एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरी तरफ निगेटिव टर्मिनल होता है। सिर्फ इस पोटेंशियल के डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए ये अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बनाए जाते हैं। और ठीक इसी सेटअप के हिसाब से यहाँ अंदर में केमिकल्स भरे होते हैं, जो केमिकल क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक चार्जेस को मूव कराने में मदद करते हैं। देयरफॉर ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट होती है। एसआई यूनिट, चाहे वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक ले या पोटेंशियल डिफरेंस ले, दोनों ही की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। अब आप ये कह सकते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से इसका नोटेशन जो है वो वी लेटर से करते हैं। देख लीजिए वोल्ट है तो वी लेटर से करते हैं। देयरफॉर आप अगर इसको डिफिनेशन के हिसाब से फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे तो V इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। ठीक है, चार्ज को Q लेटर से डिनोट किया जाता है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम वन पॉइंट से अनदर पॉइंट। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में? जो एक दूसरे चार्ज के थ्रू क्रिएट कराया गया है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। देयरफॉर आप जानते हैं कि वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है और चार्ज की कूलम्ब होती है। जूल पर कूलम्ब को कॉलेक्टिवली वोल्ट नाम दिया गया है। ठीक है, तो जूल पर कूलम्ब इज नोन एज वोल्ट। जब आप इसे वर्ड में लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वोल्ट इज इक्वल टू amount of work done divided by amount of charge। यानी यहाँ पर हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के थ्रू आपको एक तरीका बताया है, आप उसे जनरलाइज कर सकते हैं। सो अमाउंट ऑफ चार्ज और चार्जेस मूव्ड। सो कितना चार्ज आपने मूव कराया है उसका अमाउंट और उसमें कितना वर्क आपको करना पड़ा है। मीन्स V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड। तो अगर देख लीजिए, ऑलरेडी मैंने बता दिया जूल है। सो एक जूल अगर वर्क करना पड़ा और अमाउंट ऑफ चार्ज कितने के बराबर है? 1 कूलम्ब के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 वोल्ट के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर? दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। सो आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी PD इज इक्वल टू 1 वोल्ट, इक्वल टू 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 coulomb of charge, in moving 1 coulomb of charge from one point to charge from one point to another point। कहाँ? in the given electric field, one point to another point in the given electric field। किसके थ्रू? किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? इस दिए हुए पॉजिटिव चार्ज का। सो इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने
एक कूलम्ब अमाउंट का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा दिया और उस चार्ज को मूव कराने में आपका वर्क डन 1 जूल के बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है? 1 वोल्ट के बराबर हो जाता है। यानी अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना चाहें तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपने देखा होगा अपने लैब में, कुछ इस तरह का 2 यहाँ पर निकला हुआ रहता है पॉइंट, जहाँ पर आपको वायर को कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर रीडिंग रहती है और एक पॉइंटर लगा हुआ रहता है यहाँ पे, जो पॉइंटर जब वायर इस पर आप लगाएंगे तो मूव करता हुआ दिखाई देगा और उसी से आप बता पाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर कितना है। तो अब किसी दिए हुए कंडक्टर या किसी दिए हुए 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि ये आपका वोल्ट मीटर है और ये रहा आपका कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर के अक्रॉस ऐसे लगाते हैं पैरेलल में वोल्ट मीटर को, ठीक है। यहाँ रीडिंग है और ये उसका पॉइंटर है और उसके अक्रॉस क्या करते हैं? पैरेलल कनेक्शन करते हैं। क्यों करते हैं पैरेलल कनेक्शन? उसके पीछे भी कारण है। इसको पैरेलल कनेक्ट करने का कारण ये है कि वोल्ट मीटर को बहुत हल्के से करंट की ज़रूरत होती है सही सही रीडिंग दिखाने के लिए। यानी अगर बहुत स्लाइट करंट भी उसके थ्रू पास कर जाए तो वो अपनी रीडिंग सही सही दिखा देगा। तो इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई रखते हैं। जब हम ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ाएंगे वहाँ पर ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि हाई रेसिस्टेंस होने के कारण इससे बहुत नेग्लिजिबल करंट क्रॉस करता है और नेग्लिजिबल करंट क्रॉस करने के कारण ये सही सही रीडिंग बता पाता है। तो ध्यान रखिएगा कि वोल्ट मीटर को किसी दिए हुए कंडक्टर के अक्रॉस पैरेलल कनेक्ट करते हैं और उस वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई रखा जाता है सो दैट कि उससे करंट नेग्लिजिबल क्रॉस कर सके और नेग्लिजिबल क्रॉस करे सो दैट कि वो रीडिंग को एक्यूरेसी के साथ बता सके। अगर सारे करंट इधर ही से पास कर जाएंगे फिर कंडक्टर का यूज़ क्या होगा? तो वोल्ट मीटर को कुछ ऐसे वहाँ पर यूज़ किया जाता है किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए। तो जब आप समझ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी चार्ज को या चार्जेस को आसानी से मूव करा सकता है, तो जैसे ही एक बार मूवमेंट शुरू हो जाएगी चार्जेस की तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। वैसे भी इलेक्ट्रिक करंट मतलब धारा, ठीक है, यानी विद्युत की धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है? जस्ट आप ड्राई सेल का यूज़ कर रहे हैं जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होती है? 1.5 वोल्ट। और आपके जो सेल फोन में यूज़ हो रहा है यानी मोबाइल्स में जो आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर लिथियम आयन सेल का यूज़ होता है और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस 3.7 वोल्ट होती है। तो हर जगह यूजेस के हिसाब से उसकी पोटेंशियल डिफरेंस रखी जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस में आप समझ लीजिए कि अगर डिफरेंस ना हो पोटेंशियल की तो फ्लो कराना, उसके अंदर करंट लाना यानी धार का लाना यानी धारा का होना मुश्किल काम हो जाता है। क्यों? आप देख लीजिए जब ड्राई सेल भी पूरे केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर हो जाते हैं तो चार्जेस के फ्लो पहले स्लो होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद जिस किसी इंस्ट्रूमेंट को आप चला रहे होते हैं, रन करा रहे होते हैं दिए हुए ड्राई सेल के थ्रू, वो काम करना, फंक्शन करना बंद कर देता है। फिर आपको रिप्लेस करना पड़ता है दिए हुए ड्राई सेल को। ओके, तो आइए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स सी नाउ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी किससे रिलेटेड? चार्जेस से रिलेटेड। और करंट जनरली क्या होता है? जिस चीज़ में फ्लो होता है उसे करंट कहते हैं। जैसे कि वाटर में अगर कहीं पर फ्लो है, तेज़ चल रही है वाटर, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटर करंट कहते हैं। उसी तरह अगर विंड कहीं तेज़ चल रही है, उसके अंदर बहाव है, तो हम उसे
विंड करंट कहते हैं। ठीक उसी तरह जब चार्जेस का फ्लो होता है, उसके अंदर कंटिन्यूटी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को जनरली कैपिटल आई या स्मॉल आई लेटर से डिनोट करते हैं। ऑलरेडी मैंने समझाया कि ये क्या है, चार्जेस में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उनके फ्लो में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो आपको मालूम है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस, ये मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, उसके अंदर चार्जेस मूव तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन एक जैसा नहीं होता है। उनके मूवमेंट में रैंडमनेस होती है, कोई इधर भाग रहा होता है, कोई इधर भाग रहा होता है, मतलब डायरेक्शन उनका फिक्स नहीं होता है। और डायरेक्शन फिक्स नहीं होने के कारण बहुत जल्दी ही ये एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं, और कोलाइड करने के कारण इनके फ्लो में कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती है। फ्लो की कॉन्टिन्यूटी क्या हो जाती है? ब्रेक कर जाती है। हमें क्या चाहिए? करंट के लिए कंटिन्यूटी चाहिए, यानी उसके बहाव में एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी जैसे ही ख़त्म, वैसे ही आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये करंट है। अब इसके अंदर रैंडमनेस तो है, एक मूवमेंट तो है, लेकिन वो मूवमेंट कैसे टूट जाती है? कॉलिजन के कारण टूट जाती है। अब हम चाहते हैं कि उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी आ जाए, उसके फ्लो में एक कॉन्टिन्यूटी आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए कंडक्टर में हमें एक्सटर्नली सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करके इसके अंदर कंटिन्यूटी लानी होती है। यहाँ पर हम एक सेल का यूज़ कर लेते हैं, और आपको मालूम है कि सेल, जो ड्राई सेल हम लोग इन जनरल यूज़ करते हैं, वही मानकर चलते हैं। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक एंड हायर पोटेंशियल पर और दूसरा लोअर पोटेंशियल पर। अब जैसे ही ये सोर्स ऑफ एनर्जी आपने लगाई सेल के फॉर्म में, इसके अंदर क्या होती है? रैंडमनेस ख़त्म होने लगती है, उनके फ्लो में कॉलिजन ख़त्म हो जाता है, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में फ्लो करना शुरू कर देते हैं, और उनके अंदर एक कंटिन्यूटी आ जाती है कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक उनके अंदर रैंडमनेस ख़त्म, वो कोलाइड अब नहीं करते हैं, और फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल उनका डायरेक्शन हो जाता है फ्लो का, और हाईली अरेंज्ड ये कुछ इस तरह से मूव करना शुरू कर देते हैं। अब देख लीजिए, एरो से ये पता चल रहा है कि फ्रॉम क्या है, ये इस तरफ आ रहे हैं नेगेटिव। सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, तो वो किधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे? इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और देख लीजिए, रैंडमनेस नहीं है, इनका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो कोलाइड नहीं करेंगे, और कोलाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा? इनके फ्लो में कंटिन्यूटी आ जाएगी, यानी करंट स्टार्ट हो गया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आपको बताया है कि ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बहुत पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी, और उसे पॉजिटिव चार्ज असाइन कर दिया गया था। इलेक्ट्रॉन बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, इसीलिए जब करंट की डिस्कवरी हुई, यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में साइंटिस्ट ने समझा, उस वक्त वो लोग मानकर चल रहे थे कि इसमें कंडक्टर के अंदर, इसमें कहने का मतलब दिए हुए कंडक्टर के अंदर सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जो मूव कर सकता है। लेकिन बाद में पता चला कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल किसी दिए हुए एटम में उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है विथ न्यूट्रॉन, और अदरवाइज सिंगल। और इलेक्ट्रॉन क्या है? दिए हुए न्यूक्लियस के बाहर एक एनर्जी शेल्स में या एनर्जी लेवल्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल्स में रोटेट कर रहे होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ से सप्लाई किया जाएगा, इनका कनेक्शन न्यूक्लियस से टूट जाता है। ये अगर लूजली बाउंड होंगे, जितनी दूरी होगी न्यूक्लियस से उतनी ही लूजली बाउंड होंगे, और उतनी ही आसानी से एनर्जी देने पर ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रोटॉन का मूव करना मुश्किल है, जबकि इलेक्ट्रॉन
को अगर एनर्जी सप्लाई कर दी जाए तो वो आसानी से मूव कर सकता है। लेकिन इनिशियली साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की जो मूवमेंट होगी वो इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तो नहीं होगी, यहाँ से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। तो इसका मतलब है कि कंडक्टर में ये प्रोटॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन है। ठीक है, आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। मैंने ये हॉलो छोड़ा है सर्कल को, इसे होल्स कहते हैं। तो कन्वेंशनल जो करंट का डायरेक्शन है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक है। ठीक है, ये रहा आपको पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन ये तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हो गया, लेकिन एक्चुअली कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। देयरफॉर उनके कारण जो करंट का फ्लो होगा वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन बात यह है कि कन्वेंशनली जो इनिशियल स्टेज से हमने समझा उसी डायरेक्शन को आज भी लेकर चल रहे हैं। करंट कहाँ से मूव कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, और ये कंडक्टर के अंदर इन कर रहा है और वहाँ से फिर बाहर निकल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल के अंदर जाके टर्मिनेट कर जा रहा है, यानी यहाँ वो लास्टली एंड कर रहा है। तो ये तो वही कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन था। ये अब इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बन रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन ये है। ये किसका फ्लो का डायरेक्शन है, ये प्रोटॉन का है, और ये किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन प्रोटॉन के फ्लो के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होता है। तो यहाँ पर क्या है, करंट को नेगेटिव टर्मिनल से चलकर ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल में ख़त्म होना चाहिए, और वही होता भी है। लेकिन आज भी हम करंट के फ्लो के डायरेक्शन को वही कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन था वही दिखाते हैं। सो हमें ध्यान रखना है कि प्रोटॉन के कारण और इलेक्ट्रॉन के कारण डायरेक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन भले ही ये इधर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सब ऐसे मूव कर रहा है ठीक प्रोटॉन के अपोजिट, लेकिन करंट का डायरेक्शन वही कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण भी हमें दिखाना होता है। इज दैट ओके? अब एक चीज़ समझ में आ गया, यहाँ पे रैंडमनेस थी, कॉलिजन हो जा रहा था, कंटिन्यूटी फ्लो की ब्रेक कर जा रही थी। बट हम लोगों ने क्या किया, एक सेल से एनर्जी प्रोवाइड किया और सेल में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया था। तो इस एनर्जी के कारण और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ने रैंडमनेस छोड़कर अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर लिया, अपने फ्लो की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर लिया, और मेंटेन कर लिया तो अब कॉलिजन ख़त्म हो गया और वो कंटिन्यूटी मेंटेन होने के कारण चार्जेस में फ्लो आ गया, और जब चार्जेस में फ्लो आ गया तो वैसे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। डेफिनेशन की जहाँ तक बात है वो चीज़ क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे ही फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं वैसे ही कंटिन्यूटी का आपको ध्यान में रखना है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पर क्या है, ये चार्ज हैं इलेक्ट्रॉन्स। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time is called electric current। तो यही आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब जब आप इसे फॉर्मुलेट करेंगे तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई सिंबल का यूज़ करते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज है या टोटल चार्ज जो कि फ्लो कर रहा है, दैट इज इक्वल टू क्यू एंड डिवाइडेड बाय टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। क्यू क्या है, ये क्यू कूलम्ब में मेज़र करते हैं और टाइम सेकेंड में।
कूलम पर सेकेंड को नाम दिया गया एम्पियर, जो कि एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर, और इसे कैपिटल ए लेटर से डिनोट करते हैं। देयरफॉर करंट की एसआई यूनिट क्या हो गई? एम्पियर हो गई। कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। किसी कंडक्टर के अक्रॉस कैसे करंट मेजर करते हैं कि कितने एम्पियर का करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसका नाम है एमीटर। एमीटर से हम क्या करते हैं? करंट अक्रॉस द कंडक्टर मेजर कर लेते हैं। आइए समझते हैं एमीटर की फंक्शनिंग को। जब भी हमें किसी कंडक्टर के अक्रॉस क्या करना है? करंट मेजर करना है, तो हमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है करंट को मेज़र करने के लिए वो कहलाता है एमीटर। ये रहा हमारा एमीटर, जिसमें 2 टर्मिनल्स निकले होते हैं, जिसके थ्रू आपको वायर कनेक्ट करके और उस कंडक्टर के अक्रॉस आपको जोड़ के देखना है। यहाँ पर ये रीडिंग मीटर लगी होती है और एक पॉइंटर लगा होता है यहाँ पे। वो पॉइंटर एक्चुअली जैसे ही ये वायर से आप कनेक्ट करेंगे और उसको किसी कंडक्टर के अक्रॉस जब कनेक्ट करके बताएंगे तो ये पॉइंटर मूव करना शुरू करेगा और मूव करके ये बता देगा कि कितना करंट दिए हुए कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। तो ये रहा कंडक्टर। अब इसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे इस दिए हुए एमीटर को? इस एमीटर को इस दिए हुए कंडक्टर के अक्रॉस सीरीज में हमें कनेक्ट करना है। ये रहा रीडिंग मीटर और ये उसका पॉइंटर। तो जैसे ही आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो दूसरी तरफ से आपको क्या करना पड़ेगा? सेल से, और एक तरफ यहाँ ये कंडक्टर इस नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये जैसे यहाँ पर कनेक्ट हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया और दूसरा एंड क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। सीरीज़ में जोड़ने का मकसद क्या है? सीरीज़ में जोड़ने का मकसद ये है कि सीरीज़ में होगा तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, तो पूरा का पूरा करंट कहीं दूसरी तरफ नहीं जाकर इसी वायर के थ्रू इस एमीटर से गुजरेगा। यानी करंट कहीं भी बटने का चांस नहीं है। जैसा कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस के केस में देखा था कि वहाँ पर वोल्ट मीटर को कुछ पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन एमीटर को सीरीज में। कारण ये है कि टोटल करंट इससे पास होना चाहिए। अब टोटल करंट एमीटर के थ्रू क्रॉस करे, पास करे और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी ना आए, वो स्मूथली सारे चार्जेस या करंट इससे फ्लो कर जाए, इसके लिए एमीटर के रेसिस्टेंस को लो रखा जाता है, सो दैट मैक्सिमम करंट पास थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। सो लो रेसिस्टेंस, जबकि वोल्ट मीटर में क्या रखा जाता है? हाई रेसिस्टेंस। ठीक है। मकसद क्या है यहाँ पर? यहाँ पर मकसद यह है कि करंट इधर ज़्यादा ना जाए बल्कि कंडक्टर से पास कर जाए। तो हाई रेसिस्टेंस अगर रखते हैं तो जिधर ट्रबल ज़्यादा होता है करंट उस तरफ मूव करना पसंद नहीं करता है, कम जाता है, खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो एमीटर में लो रेसिस्टेंस का रखा जाता है, इससे करंट आसानी से इससे फ्लो कर जाता है और ये एक्यूरेट रीडिंग हमें बता देता है। तो एमीटर को एक तो आपको क्या करना है? सीरीज में कनेक्ट करना है, सीरीज कनेक्शन अक्रॉस कंडक्टर। और दूसरा इसका क्या होना चाहिए? एमीटर का रेसिस्टेंस लो होना चाहिए। तो किसी दिए हुए कंडक्टर में जब आप बाहर से सेल के फॉर्म में या कोई भी एनर्जी सोर्स के फॉर्म में आप कनेक्ट कर देते हैं एक एनर्जी सोर्स, जो कि मैंने यहाँ पर सेल के फॉर्म में लिया है, तो क्या होता है? चार्जेस कॉन्टिन्यूसली फ्लो करना शुरू कर जाते हैं, उनके अंदर एक कॉन्टिन्यूटी आ जाती है और वो अब कोलाइड नहीं करते हैं। कोलाइड नहीं करते हैं तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट है, यानी चार्ज का फ्लो अब कॉन्टिन्यूअस है। क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है उनके चार्ज के फ्लो को
एक कॉन्टिन्यूटी दे देता है। हम करंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये रहा हमारा करंट का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टाइम, मीन्स रेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमको सबसे पहले किसी दिए हुए कंडक्टर में एक क्रॉस सेक्शन लेना होगा। क्रॉस सेक्शन क्या है? एक ऐसा पोर्शन या एक ऐसा एरिया है जहां पर हम ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि दिए हुए टाइम में कितना करंट वहां से फ्लो किया है, यानी कितने चार्ज उस दिए हुए क्रॉस सेक्शन से उस दिए हुए टाइम में, टाइम इंटरवल में वहां से निकल जाता है। तो ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया या सिंपली क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो ये जब आप जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल कन्वेंशनल करंट का फ्लो आप दिखाते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं लेंगे तो आप कैसे काउंट कर पाएंगे कि कितना चार्ज दिए हुए टाइम इंटरवल में वहाँ से क्रॉस कर गया। मान लेते हैं कि ये टोटल चार्ज है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन द गिवन टाइम इंटरवल इज n। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना? E, ठीक है। और वो चार्ज कितने के बराबर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विथ नेगेटिव साइन। तो अब आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू E डिवाइडेड बाई T। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन आपको निकालना है इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो n कितने के बराबर हो जाएगा? I इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। सो आप अगर टाइम गिवन है, कितने एम्पियर का करंट वहाँ से ऑब्जर्व किया गया है वो पता है, तो आपको तो ये पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। या सीधे सीधे अगर ये दिया हुआ है कि कितने कूलम का चार्ज वहाँ से क्रॉस किया है, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन E। ओके, अब आइए कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो मान लेते हैं कि वहाँ से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में क्रॉस कर गया, तो करंट कितने के बराबर हो गया? 1 एम्पियर के बराबर। ये 1 एम्पियर कितने के बराबर? आप ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, देन करंट पास्ड थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेड टू बी 1 एम्पियर। सो बहुत इजीली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे सेल का कुछ ऐसा फिगर आप लेके चलते हैं, पॉजिटिव और ये निगेटिव, लेकिन उसका सिंबल कुछ ऐसा दिखाते हैं। और एक से ज़्यादा सेल हों तो आप क्या करते हैं, ये सेल कुछ ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है, इससे स्पेस भी ज़्यादा लग रहा है और ड्रॉ करने में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है, सो दैट कि हमारा काम आसान हो जाए। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, तो ये सिंबल जो है, मान लीजिए ये सेल है, तो सेल का सिंबल जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको थोड़ा बड़ा रखा जाता है और नेगेटिव टर्मिनल का साइज थोड़ा छोटा रखा जाता है। तो ये सेल हो गया। और एक से ज़्यादा सेल जब आपस में आप कनेक्ट कर लेते हैं तो उसे सेल नहीं कहते हैं, फिर उसे क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सिंगल सेल को आप बैटरी नहीं कह सकते हैं, एक से ज़्यादा जब सेल्स आपस में कनेक्टेड हों तो उसे बैटरी कहते हैं। उसी तरह वोल्ट मीटर और एमीटर की चर्चा आपने की। यहाँ पर वोल्ट मीटर के लिए सिंपली ये V लगाइए और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल शो कर दीजिए। ये आपका वोल्ट मीटर हो गया सिंबल के हिसाब से। और उसी तरह एमीटर के लिए ये A लिखिए और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आप दिखा दीजिए, और ये क्या हो गया? एमीटर हो गया। अब आइए, जब कंडक्टर आप शो करते हैं तो कंडक्टर के लिए क्या होता है, हमने कुछ ऐसा दिखाया, उसके अंदर
मूव करता हुआ दिखाया इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस का ऑलवेज अपोजिशन होता है, यानी रेसिस्ट करता है। इसीलिए कंडक्टर को जनरली आप इस तरह के रेसिस्टेंस के सिंबल से दिखाते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेसिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये रेसिस्टर हो गया। चूँकि ये एक ही सिंबल है तो ये फिक्स रेसिस्टेंस या फिक्स रेसिस्टर, इसका वैल्यू फिक्स होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रेसिस्टर का वैल्यू वेरी करे तो उसके लिए क्या करेंगे, रेसिस्टर में एक पॉइंटर का एरो के थ्रू आप ये पॉइंटर है, यानी इसको आप आगे पीछे मूव करा सकते हैं। तो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया। इस वेरिएबल रेसिस्टेंस को रियोस्टेट कहते हैं। इस रियोस्टेट को ऐसे नहीं दिखाकर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये रहा रेसिस्टर और ये एक एरो का सिंबल। तो ये हो गया कंडक्टर के लिए इस तरह का साइन, जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस को इजीली नहीं होने दे रहा। ये देखिए बम्पी है, ये बम्प्स निकले हुए हैं, यानी स्मूथ फ्लो नहीं हो सकता है। ओके, तो ये हो गया रियोस्टेट। उसी तरह अगर बल्ब को दिखाना हो तो बल्ब के लिए क्या करते हैं, ये ऐसे लेकर चलते हैं और कुछ ऐसा दिखा देते हैं। ठीक है, राउंड सर्कल में भी कुछ ऐसा करके एक यहाँ पर टर्मिनल्स निकले हुए हैं और इस टर्मिनल से कुछ इस तरह से अटैच एक वायर अंदर से दिखा देते हैं। तो ये क्या हो गया, बल्ब का सिंबल हो गया। उसी तरह अगर यहाँ पर स्विच दिखाना हो, स्विच हर सर्किट में स्विच होता है, तो स्विच दिखाने के लिए कुछ ऐसा दिखाते हैं। ये ओपन स्विच है, यानी अभी ये क्लोज नहीं हुआ है। और जब इसी को थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके ऐसा दिखाएंगे तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड, यानी आप यहाँ पर ऑफ स्टेज में हैं और यहाँ पर ऑन स्टेज में आ गए हैं। ठीक है, आजकल प्लग का दौर आ गया है, तो प्लग में कुछ ऐसा आप दिखा सकते हैं। ये क्या है, प्लग ओपन की है, यानी या तो ओपन स्विच इस तरह से दिखाइए, प्लग के थ्रू दिखाते हैं तो ऐसा दिखाइए, और अगर ये ऑन स्टेज में है तो जस्ट इसमें एक ऐसा डॉट दिखा दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड प्लग हो गया। ये एक तरह का स्विच है, ऑन स्टेज में ये आ चुका है, क्लोज्ड प्लग की हो गया। ठीक है, यानी एक तरह का स्विच का काम करता है। आपने देखा होगा, जस्ट ऐसे प्रेस कर दीजिए, छोड़ दीजिए और फिर से प्रेस करके छोड़ दीजिए, ऑन स्टेज ऑफ स्टेज में वो आ जाता है। कनेक्टिंग वायर सीधा सीधा ये है, और अगर वहाँ से किसी और वायर को निकलता हुआ दिखाना है तो एक ये हो गया। इस तरह के सिंबल्स जनरली आप यूज़ करते हैं। अब ये सिंबल जब हो गया तो सर्किट, बहुत फेमस वर्ड है ये सर्किट। सर्किट को दिखाने के लिए आपको सिंपली जो भी कंपोनेंट लेना है उसको वायर के थ्रू अटैच कर दीजिए। मान लीजिए ये हमने बल्ब ले लिया एक, और हम इसको अब स्विच के थ्रू ये ऐसे अटैच कर रहे हैं और यहाँ पर सेल भी लगा दे रहे हैं। ओके, अब ये टर्मिनल्स आपको पता है, ये सेल्स जो लगाया ये क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा सेल है। अभी देखिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये ओपन स्विच है। जैसे ही इसको क्लोज करेंगे आप, ठीक है, अब ये क्लोज स्विच हो गया और यहाँ क्या होगा, बल्ब में ग्लो आ जाएगा। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स को जब वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। और अगर स्विच ओपन है तो हम उसे ओपन सर्किट कहते हैं, और अगर स्विच क्लोज है तो हम इस सर्किट को क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। यानी स्विच ऑन स्टेज में है तो क्लोज्ड सर्किट कहलाता है, और ऑफ स्टेज में है तो वो क्या कहलाता है, ओपन सर्किट कहलाता है। होप कि आपने इस लेक्चर को ज़रूर एंजॉय किया होगा। इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।